आज हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की। अभी तक पिछले कई लेक्चर्स में हमने सामाजिक परिवर्तन की बात की थी, आज सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। मेरा लेक्चर अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि समय समय पर आपको डिटेल में जानकारी मिलती रहे समाजशास्त्र के विभिन्न पक्षों की। अब बात आती है सामाजिक नियंत्रण की, कि जब हम परिवर्तन की बात कर लेते हैं, परिवर्तन के विभिन्न बंधों को समझ लेते हैं, तो हम ये जानते हैं, ये जानना भी ज़रूरी है कि सामाजिक नियंत्रण क्या होता है। हम ये देखते हैं कि जब हम समाज की बात करते हैं, समाज में विभिन्न गतिविधियों की बात करते हैं, परिवर्तन की बात करते हैं, तो परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। कई परिवर्तन जो कि खुद से होते हैं, जैसे कि हम कह सकते हैं उद्विकास का जो दृष्टिकोण है, परिवर्तन वास्तव में वो स्वयं से होता है, अर्थात वो जैविक ढंग से होता है। दूसरी तरफ हमने जिक्र किया था उद्विकास के साथ साथ उन्नति का, जो एक तरह से आर्थिक स्थिति से संबंधित है, आर्थिक दृष्टिकोण को प्रस्तुत करता है। और एक बात की थी हमने प्रगति की, प्रगति भी जो कि मनुष्य द्वारा किया जाता है और विशेष रूप से ये नैतिकता से जुड़ा हुआ है, अर्थात संपूर्ण समाज का विकास से जुड़ा हुआ है। परिवर्तन अपने अनुरूप, समाज के अनुरूप अगर होता रहता है तो ठीक है, लेकिन कई बार होता है कि परिवर्तन इतनी तेज़ी से होने लगता है, ऐसी स्थिति में अव्यवस्था फैल जाती है, अर्थात सामाजिक अव्यवस्था को बचाने के लिए, या कहा जाए सामाजिक व्यवस्था को स्थापित करने के लिए समाज में हमको नियंत्रण की ज़रूरत पड़ती है, लोगों के व्यवहारों को नियंत्रित करने की ज़रूरत होती है। क्योंकि हमने परिवर्तन किस लिए किया था? समाज में व्यवस्था स्थापित करने के लिए। लेकिन अगर परिवर्तन बहुत तेज़ी से होने लगता है, नकारात्मक दिशा में होने लगता है, या कहा जाए अत्यधिक विकास होने लगता है, जिससे समाज में अव्यवस्था फैलने लगती है, उसको नियंत्रित करना समय समय पर बहुत जरूरी है। इसके लिए अनेक एजेंसीज़ हैं जो उसको नियंत्रित करती हैं। परिवर्तन का जो दृष्टिकोण है निश्चित रूप से वो प्राकृतिक है, लेकिन मनुष्य अपने प्रयासों से उस परिवर्तन को सकारात्मक दिशा दे सकता है। सामाजिक प्रणाली में गतिशीलता व स्थिरता के बीच संतुलन बना रहता है, मतलब उसमें गतिशीलता भी होती है और स्थिरता भी होती है, लेकिन दोनों के बीच संतुलन स्थापित करना का काम एक तरह से सामाजिक व्यवस्था का एक रूप प्रस्तुत करता है। तेज़ी से होने वाले परिवर्तन में सामाजिक प्रणाली प्रभावित होती है, जैसा कि मैं जिक्र कर रहा हूँ कि तेज़ी से जो परिवर्तन होता है, तेज़ी से जो गतिशीलता होती है, ऊपर बढ़ने का जो दृष्टिकोण होता है, नए नए आविष्कारों के फलस्वरूप उससे अव्यवस्था पैदा न हो, इसलिए समाज में नियंत्रण स्थापित किया जाता है। नई परिस्थितियों के अनुसार जब लोग सामंजस्य बनाते हैं तो परिवर्तन हो जाता है। जब नई परिस्थिति आती है, नए व्यवहार आते हैं, नई सरकार आती है, नई व्यवस्था से मतलब सामंजस्य बैठाने के चक्कर में कभी कभी अव्यवस्था ना पैदा हो, इसलिए नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। इसमें इस प्रक्रिया में अस्थिरता, असामंजस्य, अनुकूलन के अभाव में विघटित हो जाता है। कई बार यह भी होता है कि लोग विघटित व्यवहार करने लगते हैं, समाज विघटन की तरफ चला जाता है, ऐसे में उसको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। सामाजिक प्रणाली से लोग विरत ना हो, इसलिए सामाजिक संस्थाएं, समूह, संगठन अपने अपेक्षित कार्यों की पूर्ति करते हैं, उसके लिए सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। यानी सीधे सीधे दृष्टिकोण है, समाज के प्रत्येक व्यक्ति सही रास्ते पे चलते रहें, समाज के अनुरूप रास्ते पे चलते रहें, समाज कल्याण की बातें सोचते रहें, मनुष्य समाज की बातें सोचते रहें, ऐसे में जरूरी है कि सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। सामाजिक नियंत्रण उन विधियों का नाम है जिनके द्वारा भूमिका तथा प्रकार से विरत होने वाली प्रवृत्तियों पर अंकुश लगाया जाता है। यानी जो निगेटिव एक्टिविटीज़ हैं, जो समाजों अनुकूल नहीं है, उन पे अंकुश लगाने के लिए सामाजिक नियंत्रण किया जाता है। जैसे कि वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश में देखा जा रहा है कि एक दुर्दांत अपराधी जिसने अनेक पुलिस वालों को मारा और उन पुलिस वालों को मार के वो भाग गया, लेकिन पुलिस वालों ने यानी कानून व्यवस्था ने उनको नियंत्रित करने के लिए उसको पकड़ा और उसको सजा देने के लिए आगे चल पड़े। यानी इस तरह से अनेक लोग निगेटिव एक्टिविटीज़ ना करें, उसको रोकने के लिए सामाजिक नियंत्रण की जरूरत पड़ती है। व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण समाज के मूल्यों प्रतिमानों के आधार पर होता है। इन मूल्यों तथा प्रतिमानों की
अपेक्षाओं के अनुसार किया गया व्यवहार ही सामाजिक अनुरूपता है। इन अपेक्षाओं, मूल्यों और प्रतिमानों से हटना ही विचलन है। इस विचलन को रोकने का काम भी सामाजिक नियंत्रण ही करता है। समाज में संतुलन बना रहे, लोग मूल्यों और प्रतिमानों से विचलित ना हो, समाज में स्थिरता बनी रहे, इसके लिए समाज की कार्य पद्धति अपनाता है, उसे सामाजिक नियंत्रण कहा जाता है। मतलब एक तरह से सामाजिक नियंत्रण का काम समाज के अनुकूल व्यवहार करने से है। संपूर्ण समाज व्यवस्था के संगठन एवं उसके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है, ऐसा मैकावर कहते हैं। मैकावर साहब यहाँ कहते हैं कि जो संपूर्ण सामाजिक व्यवस्था है, उसका जो संगठन है, उसके अनुसरण की पद्धति का नाम सामाजिक नियंत्रण है। यानी कहने का मतलब यह है, मैकावर पेज सामाजिक व्यवस्था के मेंटेनेंस की बात करते हैं, यानी सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए जो पर्टिकुलर प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं वो सामाजिक नियंत्रण है। सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग उन प्रक्रियाओं और साधनों के लिए करते हैं जिनके द्वारा समूह सामाजिक प्रतिमानों से विचलन को रोकता है। ये अकबर्न साहब कहते हैं। मतलब हम सामाजिक नियंत्रण का प्रयोग एक तरह से उन प्रोसेसेस के लिए करते हैं और साधनों के लिए करते हैं जिनके द्वारा जो सामाजिक प्रतिमान हैं, जो मेंटेन किए गए हैं, जो बनाए गए हैं, उनके विचलन को रोकता है। मतलब लोग विरोधी व्यवहार न करें, विचलित व्यवहार न करें, उसके लिए हम सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं। इसी तरह से बटमोर साहब ने समाजी शास्त्र में सामाजिक नियंत्रण के दो अर्थ का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। एक तो यह है कि व्यक्ति समूह के व्यवहारों के नियमन के लिए शक्ति के उपयोग से है। मतलब व्यक्ति और समूह के व्यवहारों के नियमन अर्थात नियमों के हिसाब से चलना के लिए शक्ति का प्रयोग करने की बात कहते हैं डी.बी. बटमोर साहब। दूसरी तरफ व्यक्ति और समूह के सामाजिक मूल्यों और प्रतिमानों को प्रतिष्ठापित कर उनके व्यवहारों के नियमन से है। मतलब उनके जरिए व्यक्ति और समूह के में जो सामाजिक मूल्य और प्रतिमान है उनको प्रतिस्थापित करना है ताकि वो मेंटेन रहें, उनके व्यवहारों का नियमन चलता रहे। इस बात को बटमोर साहब कहते हैं। एक तरह से रॉस साहब की बात अगर ना की जाए तो ये भी अधूरी रह जाएगी, क्योंकि रॉस साहब ने बहुत काम किया है इस पर। उन्होंने एक किताब लिखी है सोशल कंट्रोल, उसमें जिक्र किया है यह विधियों की प्रणाली है जिसके प्रयोग द्वारा समाज अपने सदस्यों के आचरण के व्यवहार को स्वीकृत मानकों के समरूप बनाता है। मतलब एक तरह से देखा जाए ये एक तरह की ऐसी विधियों की एक प्रणाली है जिसके प्रयोग द्वारा समाज जो उसके मेंबर्स हैं उनके आचरण, उनके व्यवहार स्वीकृत मानकों के अनुरूप बनाता है। लोग उस स्टैंडर्ड के हिसाब से, उस मानक के हिसाब से काम करें, इसके लिए वो ऐसी विधियों की प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, उसको सोशल कंट्रोल कहा जाता है। इन समाजशास्त्रियों द्वारा कही गई बातों के आधार पर कुछ पॉइंट निकल के आते हैं, जिसमें एक पॉइंट तो ये सामने आता है कि यह एक तरह का प्रभाव है, एक ऐसा प्रभाव है जिसमें हम ये प्रभाव किया जाता है जनमत के जरिए, दमन के जरिए, धर्म के जरिए, तर्क के जरिए। इसके अलावा और कई ऐसी चीज़ें हैं जिनके जरिए हम वो प्रभाव लोगों पर डालते हैं। मतलब नियंत्रण में प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो प्रभाव एक व्यक्ति का हो सकता है, समूह का हो सकता है, अनेक एजेंसीज का हो सकता है, अर्थात प्रभाव बहुत इम्पॉर्टेंट है। दूसरी बात क्या है, मानव समूह का रूप रूढ़िवादी है। मानव जो समूह है वो रूढ़िवादी है, जो व्यक्ति के व्यवहारों के नियमन पे बल देता है। मतलब बेसिकली वो रूढ़िवादी है, और वो रूढ़िवादी इसलिए ताकि वो नियमों के हिसाब से चले। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ये रूढ़ियाँ व्यक्ति सीखता है, और वो इसलिए ताकि नियमों के हिसाब से वो व्यक्ति चले, इसलिए समाज इस तरह की चीज़ें सिखाता है। तीसरी बात, व्यक्ति पर प्रभाव समाज द्वारा डाला जाता है। जो हम प्रभाव की बात कर रहे हैं तो वो कौन डालता है? समाज डालता है। व्यक्ति के बजाय समूह का असर थोड़ा ज़्यादा होता है। मतलब व्यक्ति पर समाज डालता है, लेकिन एक व्यक्ति भी डालता है। लेकिन एक व्यक्ति जब किसी पर प्रभाव डालता है उसका असर थोड़ा कम होता है, लेकिन जब समाज व्यक्ति पर डालता है तो उसका असर ज़्यादा होता है। जैसे हम कह सकते हैं समाज में या समूह में जब बात करते हैं तो
समूह का असर इसलिए भी ज़्यादा होता है, या समाज का असर इसलिए ज़्यादा होता है, उसमें काफ़ी लोग होते हैं, जैसे परिवार, चर्च है, क्लब है, स्कूल है, राज्य है आदि। इन सब के जरिए असर व्यक्तियों पर पड़ता है, तो उसका असर ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ समूह जो है ना, अत्यधिक विविधता को समाप्त करने की चेष्टा करता है। जो समूह होता है वो कोशिश ये करता है कि विभिन्नताएं कम हो, क्योंकि टेंशन तो वहीं से होता है, विभिन्नता से। तो उस विविधताओं को कम करने का प्रयास करता है। इसके साथ साथ प्रभाव का जो प्रयोग है समष्टि के रूप में सबके कल्याण को उन्नत करने के लिए किया जाता है। जो प्रभाव डाला जाता है नियंत्रित करने के लिए, वो किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, बल्कि सबके कल्याण के लिए होता है, समाज कल्याण की भावना से जुड़ा हुआ होता है। इसके साथ साथ व्यापक अर्थों में समूह जिन साधनों का उपयोग सामाजिक व्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए लगाता है, वह सामाजिक नियंत्रण है। अगर हम इसको व्यापक रूप से देखते हैं, तो जो भी एजेंसी, जो भी साधन का प्रयोग किया जाता है, किसके लिए? सामाजिक व्यवस्था मेंटेन करने के लिए, सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए। तो उसके लिए हम जो भी प्रयोग करते हैं, तो वह सामाजिक नियंत्रण है। इसके साथ साथ मानव समूह अपने सदस्यों को एक निश्चित रूप में दिशा देने की चेष्टा करता है। जो मानव समूह होता है, वो जो उसके मेंबर्स हैं, एक निश्चित दिशा में चलने के लिए मजबूर करता है या मोटिवेट करता है। दोनों ही बात हो सकती है, मोटिवेट भी हो सकता है और मजबूर भी कर सकता है। मतलब प्यार से भी, दुलार से भी, और अपना ताकत दिखाकर भी। इसके साथ साथ समूह का व्यवहार लोग के व्यवहार को मोड़ता ही नहीं, बल्कि उसमें निषिद्ध और अनुशासित भी करता है। मतलब ये व्यवहार गलत है, ये व्यवहार अच्छा है, ये व्यवहार बुरा है, इसके लिए एक तरह से वो वहाँ पर उसको निषिद्ध भी करता है और साथ में अनुशासित भी करता है। इसके साथ साथ समूह समाज में जो प्रचलित प्रतिमान है, उनके अनुरूप व्यक्ति के व्यवहार को ढालता है कि व्यक्ति को वैसे व्यवहार करने चाहिए, उसकी ट्रेनिंग्स देता है, उसमें एडजस्ट करता है। इसके साथ ही साथ अगर हम इसमें बात करते हैं सामाजिक नियंत्रण के बिंदुओं पे के साथ साथ हम ये भी देख लें कि सामाजिक नियंत्रण की बातें कब से उठनी शुरू हुई। अगर सामाजिक नियंत्रण की बात करते हैं, तो हमको प्लेटो की रिपब्लिक में भी इसका जिक्र मिलता है, या कहा जाए सामाजिक नियंत्रण की बात आई थी। इसके साथ कॉम्ट की जो पॉजिटिव फिलॉसफी पुस्तक है, वहाँ पर भी सामाजिक नियंत्रण की बात दिखाई पड़ी है। इसके साथ लेस्टर बार्ड की जो डायनेमिक सोशलॉजी है, उसमें भी इसका विवरण सामाजिक नियंत्रण का मिलता है। इस तरह से प्रारंभिक रूपों में सामाजिक नियंत्रण की शुरुआत सी हो गई थी, लेकिन व्यवस्थित रूप में सामाजिक नियंत्रण की जो अवधारणा है, वो चीज़ नहीं आई। लेकिन 1894 में सोशल कंट्रोल का जो सर्वप्रथम प्रयोग किया गया, वो स्मॉल एंड विंसेंट द्वारा किया गया, जब उन्होंने सोशल कंट्रोल की अवधारणा को या सोशल कंट्रोल का सर्वप्रथम प्रयोग किया। इसके जो अगर हम इसके प्रमुख विचारकों की बात करते हैं, तो उसमें रॉस का नाम लिया जा सकता है, जिन्होंने 1901 में इसके बारे में बताया। लुमले का नाम लिया जा सकता है, 1925 के आसपास बताया। लैंडिस का नाम लिया जा सकता है, 1939 में बताया। बर्नार्ड ने भी 1939 में बताया। रूसिक ने 1947 में, लापियर ने 1959 में बताया। कूले ने हालांकि 1902-3 के आसपास बताया, और समनर ने 1906। इनका नाम लिया जा सकता है। एक तरह से कहा जाए, इन समाजशास्त्रियों और विद्वानों ने सामाजिक नियंत्रण पे अपने बारे में सामाजिक नियंत्रण के बारे में बहुत सारी डिटेल में जानकारी दी। इसमें खासकर अगर हम बात करते हैं सोशल कंट्रोल की जो पुस्तक थी, उस किताब ने काफ़ी हद तक सामाजिक नियंत्रण के बारे में जानकारी दी। रॉस की जो पुस्तक थी, बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है, जिसमें हम सामाजिक नियंत्रण से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। अब बात आती है इसके जो साधन हैं, वो कौन कौन से साधन। अनेक समाजशास्त्रियों ने समय समय पर अनेक तरह के साधनों के बारे में जानकारी दी है कि कौन कौन से साधन हो सकते हैं जिनके जरिए सामाजिक नियंत्रण हो सकता है। इन साधनों को समाजशास्त्रियों ने 2 भागों में सामान्य रूप से प्रस्तुत किया है। एक तो औपचारिक साधन, एक अनौपचारिक साधन। जब हम अनौपचारिक साधन की बात करते हैं, तो वो साधन जिसमें कि हम कह सकते हैं कि अनौपचारिक रूप से, एक ऐसे रूप से जिसमें कि लोगों को रिक्वेस्ट के वे में नियंत्रित करने का प्रयास किया जाता है। हालांकि वर्तमान समय में ये साधन बहुत ज़्यादा प्रभावी नहीं है, क्योंकि लोग उस बात को नहीं मानते।
लेकिन फिर भी अनौपचारिक साधनों में हम कह सकते हैं सहानुभूति हो सकती है, सामाजिकता हो सकती है, रोष हो सकता है, न्याय भावना हो सकती है, जनमत, लोकरीतियाँ, लोकाचार, प्रथाएं हो सकती हैं, परंपराएं हो सकती हैं, रूढ़ियाँ हो सकती हैं, धर्म, कला हो सकता है, साहित्य, विश्वास, उपहास हो सकता है। मतलब ये सारी बातें प्रस्तुत करने के बाद हम कह सकते हैं इनके जरिए समाज में नियंत्रण स्थापित किया जा सकता है, लोग के व्यवहारों को नियंत्रित किया जा सकता है। जैसे हमने उपहास बताया, उपहास करके भी लोग अगर उस व्यवहार को छोड़ेंगे जब किसी व्यक्ति का कोई उपहास करेगा, उन व्यवहारों को करने से वो आगे रोक लगाएगा। तो एक तरह से ये व्यवहार हमारे प्राथमिक समूह के अंतःक्रिया के फलस्वरूप ये प्रयोग किए जाते हैं। जो हमारे प्राथमिक समूह के लोग हैं वो अंतःक्रिया के जरिए इन व्यवहारों को करते हैं, जिसके जरिए लोग के व्यवहारों को नियंत्रित किया जाता है। लेकिन आधुनिक समय में लोग इन व्यवहारों के जरिए नियंत्रित होना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम औपचारिक साधनों का प्रयोग करते हैं। औपचारिक साधनों में हम जनरली हम कहते हैं कानून की बात करते हैं, न्याय की बात, जो हमारे न्यायालयों में न्याय की बात की जाती है उसके ज़रिए हम प्रयोग की बात करते हैं। इसके साथ साथ शिक्षा की बात करते हैं, बल प्रयोग की बात करते हैं। बल का प्रयोग यानी पुलिस के जरिए बल प्रयोग की बात करते हैं। जैसे कि हमने कहा कानपुर का जो दुर्दांत अपराधी था, एक ऐसा अपराधी जिसने अनेक पुलिस वालों को मारा, तो वो अनौपचारिक साधनों से नियंत्रित नहीं हो सकता था, वो औपचारिक साधनों से नियंत्रित। इस तरह से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अनौपचारिक साधनों से नियंत्रित नहीं होते। ऐसे में समाज में व्यवस्था को लक्ष्य के अनुरूप स्थापित करने के लिए हमको ज़रूरत होती है किसकी? औपचारिक साधनों की, लॉ एंड ऑर्डर की, ऐसे कानून की जो लिखित रूप में हमारे संविधान में वर्णित है, उसके जरिए, पुलिस के जरिए ज़रूरत है, वहाँ मिलिट्री की ज़रूरत है, वहाँ आईटीबीपी की ज़रूरत है, रैपिड एक्शन फोर्स की ज़रूरत है। मतलब ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो सख्ताई से, दबाव से, मतलब बल प्रयोग करके उनको नियंत्रित करें, तभी समाज में व्यवस्था मेंटेन रहती है। इसलिए ज़रूरी है समाज में सामाजिक व्यवस्था को मेंटेन करने के लिए सामाजिक नियंत्रण हमेशा से किया जाता रहा है, अब भी किया जाता है और आगे भी किया जाता रहेगा। कहने का मतलब यहाँ पर यह है सामाजिक नियंत्रण किसी भी समाज के लिए बहुत ही आवश्यक है। आगे फिर बात करेंगे।